व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985. आया राम गया राम, ठीक है, की कहानी है, आप देख लीजिएगा इसे. कि पहले क्या होता था कि लोग एक पार्टी से चुन के आते थे, फिर हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती थी बहुत ज्यादा. दूसरी पार्टी वाले उनको अप्रोच करते थे एंड पैसे देके उनको अपनी पार्टी मिला के अपनी गवर्नमेंट बना लेते थे, या सामने वाली गवर्नमेंट गिर जाती थी. तो it led to a high degree of instability and muscle power and money power in politics, है ना. That led to criminalization. ठीक है. Politics of criminalization of politics is an important thing, है ना. इस पे आप essays पढ़िएगा. It is good to prepare this. Criminalization of politics. Recently, very recently, Supreme Court also made some observations about it. ठीक है. तो 52nd अमेंडमेंट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था 1985 में. Later, 91st Amendment Act of 2003 deleted an exception. Basically, it omitted an exception provision. It मतलब in case of a split, है ना. Split means अगर किसी political party के 2/3 members जो हैं, ठीक है, 2/3 members जो हैं, अगर ये 2/3 members किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो that will not be termed as anti defection. पहले ये ओरिजिनल लॉ में इट वाज आल्सो एंटी डिफेक्शन, बट 91st अमेंडमेंट मेड द चेंज कि अगर स्प्लिट हो रहा है पार्टीज का, है ना, अगर एक मेंबर किसी पार्टी का चला गया, दैट विल बी ही विल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन. बट उस पार्टी के 2/3 ऑफ द मेंबर्स दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, है ना, या ब्रेक अवे हो रहे हैं, तो दे विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, ओके. And it was done through 91st Amendment Act 2003. What are the disqualifications? If he voluntarily gives up his membership of such political party. Voluntarily gives up, ये important term है. कैसे determine करेंगे कि the member has voluntarily given up the membership? ठीक है. What are the acts? Until his resignation. ठीक है. Until वो resign कर दे, है ना, उसको हम कैसे determine करेंगे कि वो अपनी membership छोड़ चुका है. ठीक है. If he votes or abstains from voting in such house contrary to any directions issued by the political party, जहां से भी वो, अगर वो प्रायर परमिशन के बिना ही पार्टी की लाइंस के अगेंस्ट वोट करता है या वोटिंग से एब्सटेन भी करता है, तो he can be disqualified. ठीक है, ओके. फिर इंडिपेंडेंट मेंबर्स एंड इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस. कोई अगर इंडिपेंडेंट मेंबर सेलेक्ट आके होके आता है और वो कभी भी ज्वाइन कर लेता कोई और पॉलिटिकल पार्टी, तो ही विल बी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड. ऑटोमेटिकली नहीं, ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोसेस. तो अगर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. नॉमिनेटेड मेंबर्स के केस में एक एक्सेप्शन है कि अगर फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस, इफ ही जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, दैट मींस that member can join the party within 6 months. अगर कोई nominated member है राज्यसभा में and he joins a political party within 6 months of his nomination, तो he will not be disqualified. But अगर वो join करता है after 6 months, तो he will be disqualified on the grounds of defection. ठीक है. और exemptions क्या क्या हैं? दो ही exemptions हैं. If a member goes out of his party as a result of merger of the party, है ना, वही 2/3, अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या कोई पार्टी बना लेते हैं, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड स्प्लिट, दैट विल नॉट बी कॉल्ड डिफेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड आइदर स्प्लिट और मर्जर. मर्जर मतलब किसी और पार्टी के साथ जाके मिल जाए, स्प्लिट मतलब अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले. ठीक है. दूसरी टर्म क्या है? इफ इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर लाइक स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है. अगर कोई स्पीकर ऑफ लोकसभा है, तो it is not necessary for him to give up his membership, but he can give up his membership of the party and still not be disqualified from being the member of parliament. Okay, member of parliament तो हम चुन के ही जाते हैं ना, तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से फाइट करनी पड़ती है इलेक्शन. ठीक है. मेंबर ऑफ लोकसभा ऑब्वियसली. बट इन केस अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, और आपने अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दी है, ठीक है, इफ यू गेव अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी यू ओरिजिनली कंटेस्टेड योर सीट, है ना, फ्रॉम, still you will not be disqualified from being the member of parliament. It was made to
सेट अ ग्राउंड रूल कि जो स्पीकर्स होंगे या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, ए पॉलिटिकल रहेंगे, है ना। बट इन द एंड इट डिड नॉट वर्क आउट, अभी तक किसी ने ऐसा किया नहीं है, ठीक है। ओके, इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल पर्टेनिंग टू 91st अमेंडमेंट के थ्रू ये वाला सेकंड वाला, सॉरी ये वाला नहीं, फर्स्ट वाला अमेंडमेंट किया गया था, फाइन। फर्स्ट एग्जाम्पशन जो है किया गया था। वोटिंग इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डज नॉट अमाउंट टू डिफेक्शन, इट वाज सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि वोटिंग इन सुप्रीम कोर्ट, वोटिंग इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन बोथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन पार्लियामेंट डज नॉट अमाउंट टू डिफेक्शन, ठीक है। यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हम बिना अपनी पार्टी की विप फॉलो किए भी वोट कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे एक वजह है कि 10th शेड्यूल है ना जो है वो मेंशन करता है कि प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट, देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट गो अगेंस्ट द पार्टी लाइंस इन एनी प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ द हाउस, ठीक है। But Supreme Court made the observation that voting in presidential election is not a procedure, ठीक है, is not a procedure under the rules of the Lok Sabha। इसलिए अब ये voting is not a procedure है ना, तो फिर it will not be under the law of anti-defection law, ठीक है। ओके, अब डिसाइडिंग अथॉरिटी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, originally the law contained कि presiding officer shall be the final authority, but in Kyoto Holohan versus Hachiru case the Supreme Court observed that अगर हम स्पीकर के डिसीजन को फाइनल रखेंगे तो that will amount to taking away of judicial review, है ना। but we know that the three organs of government has like यहाँ पे separation of power exist करता है। judiciary, judges का conduct cannot be discussed in the House of Parliament or in the state legislatures, that makes judges immune unless obviously there is a substantial motion against the judge for his removal। जब तक किसी जज के खिलाफ एक substantial motion है, substantive motion कहते हैं उसे, अगर किसी जज के खिलाफ जब तक substantive motion नहीं है तो his conduct cannot be discussed in the House of the Parliament, that makes judiciary and executive and legislature separate, ठीक है। आर्टिकल 50 tries to separate executive from judiciary, separation of powers, federal structure, you have to deal polity in this manner, है ना, कि what are the fundamental concepts and what are the articles dealing with those concepts, ठीक है। तब आप easily prepare कर पाएंगे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। but Supreme Court said that judicial review is the basic feature of the constitution, है ना, and it cannot be abrogated by making what speaker the final authority on what the disqualification under 10th schedule। उसके लिए Kyoto Holohan versus Achilu केस में Supreme Court made the observation that it takes away the power of judicial review, hence the judgment of speaker can be challenged on the grounds of mala fide intention। but यहाँ पे एक catch है, catch ये है कि it cannot be challenged until and unless the speaker has pronounced a judgment, ठीक है, until and unless the speaker has pronounced a judgment। तो इसकी वजह से इस कैच की वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। कैसे? एक पॉलिटिकल पार्टी से किसी मेंबर ने वॉलंटरली अपनी पार्टी मेंबरशिप गिव अप कर दी और किसी और पार्टी में जाके ज्वाइन कर लिया, बट स्पीकर ने उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है अभी। क्यों? क्योंकि स्पीकर, दिस बिल डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम लिमिट, ठीक है। तो जब तक ये डिस्क्वालीफाई नहीं किया तब तक ये मेंबरशिप बनी रहेगी इसकी, इस मेंबर की इस पार्टी में होने के बाद भी ये मेंबर बना रहेगा, ठीक है। और अगर स्पीकर डिस्क्वालीफाई ही ना करे, है ना, काफी टाइम के लिए, तो दैट विल बी क्या? दैट विल बी लॉस ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली hence the judgment of speaker can be challenged on the grounds of mala fide intention, but only after what? Only after the speaker has pronounced his judgment, not before that, ठीक है। Okay, issues with the interpretation of laws, voluntarily gives up his membership, as I told you कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे करके पार्टीज चेंज कर लेते हैं, एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती रहती है ना,
कि पहले 2 मेंबर आए, फिर 4 मेंबर आ गए, फिर 5 मेंबर आ गए, और छोटी पार्टीज हैं तो 10 मेंबर ही अगर किसी के 2/3 मेंबर्स हैं, है ना। तो होना आइडियली होना क्या चाहिए कि द स्पीकर शुड डिस्क्वालीफाई एट द फर्स्ट इंस्टेंस, है ना, एज सून एज समवन इज मेकिंग अ स्विच, है ना, आइडियली दिस शुड टेक प्लेस, बट सिंस मोस्ट ऑफ द टाइम द स्पीकर इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, तो ये होता नहीं है, दैट डज नॉट हैपन ऑफन। तो पीपल डोंट रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, स्टिल दे ज्वाइन अदर पार्टी, है ना। तो दैट, अब कौन सा कंडक्ट किसी मेंबर का वॉलंटरली गिविंग अप ऑफ हिज मेंबरशिप काउंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम लिमिटिंग कोई प्रोवाइड नहीं किया गया है ना, देयर इज नो टाइम लिमिट। इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ लाइक miscarriage of justice happens, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट has observed that high courts can order speaker to decide upon the case within reasonable time limit। लास्ट ईयर ऐसा एक इंस्टेंस हुआ भी था। एंटी डिफेक्शन लॉ restricts legislator from voting according to their, okay, फ्री कंसाइंस की जगह मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ही डज नॉट अग्री विद हिज ओन पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी की पॉलिसी पे किसी डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट ही मे बी इन अग्रीमेंट विद द लार्जर पार्टी पॉलिटिक्स, है ना। तो ऑन अ स्पेशल पॉलिसी ही मे वोट फॉर सम अदर पार्टी, ठीक है। तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा आइडियली लोग कहते हैं, बट दिस इज नॉट द केस इन एनी केस। अगर पार्टी ने आपके एक्ट को कंडोन नहीं किया है विद इन 50 डेज, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमिटीज, इलेक्शन कमीशन हैज सेड कि 10 शेड्यूल के अंदर जो डिफेक्शन है या डिस्क्वालिफिकेशन है, दैट शुड बी डेल्ट बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, है ना, एंड ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। बाकी 10th शेड्यूल को छोड़ के बाकी सारे डिस्क्वालिफिकेशंस कौन डील करता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर, प्रेसिडेंट इन केस ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो इलेक्शन कमीशन मेड दिस एडवाइस कि इवन दिस डिसीजन शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट और गवर्नर। दिनेश गोस्वामी कमेटी, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दिनेश गोस्वामी कमेटी सेड दैट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे थी कि इन लिमिटेड केसेस में होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ का एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वॉलंटरली गिव अप, इसको डिफाइन किया जाना चाहिए, है ना, ठीक है। और दूसरा, पार्टी विप को ना फॉलो करने पे खाली नो कॉन्फिडेंस मोशन या मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, इन दो केसेस में ही अगर पार्टी विप को इंसान फॉलो नहीं कर रहा है, कोई मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी खाली इन दो मोशंस पे ही अगर पार्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसी केस में एंटी डिफेक्शन अप्लाई होना चाहिए। नॉर्मली एक मेंबर को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो बाकी पॉलिसी डिसीजंस पे अपनी पार्टी के व्यू से डिफर कर सके, ठीक है। दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव सजेशन, ठीक है। द इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट गवर्नर एज इन द इलेक्शन कमीशंस रिकमेंडेशन, ठीक है। हलीम कमेटी, Halim Committee on Anti-Defection Law 1998, the word voluntarily give up membership should be defined, and restrictions like prohibition on joining another party or holding offices in the government should be imposed on expelled members। जो members expelled होते हैं, ठीक है, this recommendation has been accepted। Which one? Offices in the government be imposed on the expelled members। That means if a member has been disqualified on the grounds of 10th schedule, he cannot hold any office in the government, ठीक है। This has been, the second part has been accepted। लॉ कमीशन का रिपोर्ट है कि स्प्लिट्स को भी जो लॉ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में एक एग्जेम्पशन है कि स्प्लिट्स कैन बी मेड बट इंडिविजुअल डिफेक्शंस कैन नॉट बी। तो दिस लॉ कमीशन 170 रिपोर्ट में कहा गया कि नहीं, स्प्लिट्स और मर्जर्स को भी इनवैलिडेट कर दिया जाए, ठीक है। एंड प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स, जो इलेक्शन से पहले के जो आपस में पार्टीज फ्रंट्स बनाती हैं या प्री पोल इलेक्टोरल अलायंसेस बनाती हैं, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। एंड इफ दिस प्री पोल इलेक्टोरल पार्टी, है ना, दिस प्री पोल इलेक्टोरल अलायंस मेक्स गवर्नमेंट, है ना, या इफ दे गेट इलेक्टेड, तो इस अलायंस से भी अगर कोई बाहर जाता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और तीसरा क्या है, पॉलिटिकल पार्टी शुड लिमिट द इशुएंस ऑफ व्हिप्स टू इंस्टेंसेस ओनली व्हेन गवर्नमेंट इज इन डेंजर, अगेन व्हेन कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो बेसिकली इन रिकमेंडेशंस का कोर क्या है, दो चीजें हैं। एक तो इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्टी शुड बी अलाउड टू हैव
डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस विद द पार्टी पॉलिटिक्स, स्पेशल ऑन लाइक अगर एंटी डिफेक्शन का यूज किया भी जाए तो कब किया जाए, जब सरकार खतरे में है ना, जब सरकार गिरने वाली है। यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन या मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के केस में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के ओपिनियन से या पॉलिटिकल पार्टी के विप के अकॉर्डिंग वोट नहीं करता है, तभी उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए। क्यों? दैट इज अ मेजर ऑफ एक्सट्रीम, है ना। दूसरा चीज ये है कि फिर वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप को डिफाइन किया जाए आइदर, या इसको डिफाइन डिलीट किया जाए, ठीक है। ओके, तो ये मेन कोर ऑफ द ऑल रिकमेंडेशंस है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर 2-3-4 बार अपनी कंट्री में हो ही जाता है, और 2-3 बार प्रीलिम्स में आया है, मेंस में कई बार आया है एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। विल बी डीलिंग विद सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द न्यू in the next lecture. And there is one important declaration कि at the like this was the first lecture of December, है ना। We have started this series, and at the end of this whole month we'll be winding up with one test. We'll be conducting that live here also on our app also, it will be available, or we'll be solving that test. The test will be based primarily on this month's current affair, है ना, करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द प्रीलिम्स, है ना। और आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर सजेशंस एंड फीडबैक्स you might have, if any, that will be helpful. Thank you. That is all for the day.